हमारी धरती पर जानवरों की अलग अलग तरह की चीजें बहुत ज्यादा हैं। लाखों तरह की स्पीशीज हर तरह के हैबिटेट के हिसाब से खुद को ढाल लेती हैं। डार्विन के समय से ही यह समझना कि इतनी सारी स्पीशीज कैसे बनी, बायोलॉजी और जोनाथन लॉसेस जैसे बायोलॉजिस्ट के लिए एक बड़ी खोज रही है। कैरिबियन में वह छिपकलियों के एक खास ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं। उन्हें उनके शरीर, उनके लाइफस्टाइल और उनके डीएनए में उनकी शुरुआत के बारे में सुराग मिल रहे हैं। ये छिपकलियां इस बारे में नई जानकारी दे रही हैं कि नई स्पीशीज कैसे बनती हैं और हमारी दुनिया इतने सारे जीवों से क्यों भरी हुई है। यहाँ प्यूर्टो रिको में जोनाथन एनोल्स नाम की छिपकलियों का पीछा कर रहे हैं। लगभग 30 साल की प्रैक्टिस के साथ वह उन्हें पकड़ने में माहिर हैं। प्यूर्टो रिको के सभी एनोल्स एक जैसा खाना खाते हैं, ज्यादातर मकड़ियों और झींगुर जैसे छोटे शिकार। लेकिन वे अपने हैबिटेट को एक चालाकी भरे तरीके से बांट लेते हैं। जोनाथन ने जो लंबी पूंछ वाली पतली स्पीशीज पकड़ी है, वह घास और झाड़ियों में रहती है और उसे ग्रासबुश एनोल्स कहा जाता है। पेड़ के तनों के निचले हिस्सों और जमीन पर एक लंबी टांगों वाली मोटी प्रजाति चारा ढूंढती है, जिसे ट्रंक ग्राउंड एनोल कहते हैं। इस पतली छिपकली को ट्विग एनोल कहते हैं। पेड़ पर और ऊपर एक और प्रजाति है। अपार्टमेंट में रहने वालों की तरह हर प्रजाति एक अलग सीधी जगह में रहती है, लेकिन यहाँ हर मंजिल अपने रहने वालों को खास विकास के मौके देती है। यह बाघ की छिपकलियों के पैरों की लंबाई और पैर के अंगूठे के पैड का साइज अलग अलग होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे कहाँ रहती हैं। इससे पता चलता है कि इन खासियतों में ये अंतर छिपकली के रहने की जगहों के हिसाब से बदलाव हैं। छोटी टांगों वाली ट्विग छिपकली उतनी तेज नहीं होती। यह एक नुकसान जैसा लगता है। उनके पैर लंबे क्यों नहीं होते? जोनाथन दिखाने के लिए एक पतली टहनी पर एक ट्विग छिपकली रखता है। ठीक है, देखते हैं वह कैसा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तेजी के बजाय ट्विग छिपकली के पैर मजबूत पकड़ देते हैं। टहनियों पर लंबे पैरों से गिरने का चांस और बढ़ जाता है। तो जमीन पर रहने वाली छिपकलियों के लंबे पैर और टहनी वाली छिपकलियों के छोटे पैर विकसित हुए हैं, जिससे उनकी लाइफस्टाइल बनी। आगे हम तुलना करेंगे कि दो प्रजातियां पत्तियों की चिकनी सतहों पर कितनी अच्छी तरह चढ़ सकती हैं। एनोल्स के पैरों में अलग अलग साइज के टो पैड होते हैं। हम देखेंगे कि क्या ये उन्हें अलग अलग माहौल में रहने में मदद करते हैं। लेकिन ये बदलाव कैसे आते हैं? जोनाथन और उनके साथी यह देखना चाहते थे कि क्या वे एक और तरह का एक्सपेरिमेंट करके छिपकलियों के गुणों को विकसित होते हुए देख सकते हैं। उनकी प्रेरणा कुछ सबसे छोटे कैरिबियन द्वीपों का तेजी से बदलता माहौल था। कभी कभी तूफान इन छोटे द्वीपों को डुबो देते हैं, जिससे छिपकलियां खत्म हो जाती हैं। टीम को एहसास हुआ कि वे खाली द्वीपों को लैब के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने एक बड़े द्वीप पर पेड़ों पर रहने वाले एनोस को पकड़कर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। फिर वे 7 द्वीपों पर गए जिन्हें एक तूफान ने छिपकलियों से साफ कर दिया था। हर एक पर उन्होंने एक मादा और एक नर एनोल्स को रखा। इन द्वीपों पर कोई पेड़ नहीं है, सिर्फ छोटी झाड़ियां हैं। लंबी टांगों वाली छिपकलियां पतली डालियों पर कैसे रहेंगी?
अगले साल वैज्ञानिक वापस आए। उन्होंने पाया कि जो मेटिंग जोड़े उन्होंने लाए थे वे न सिर्फ जिंदा रहे बल्कि बच्चे भी पैदा कर रहे थे और नई आबादी बढ़ गई थी और पतली डालियों पर रहने लगी थी। साइंटिस्ट ने छिपकलियों को इकट्ठा किया। वे उन्हें अपनी फील्ड लैब में वापस ले आए। उनके पैरों की लंबाई ठीक से नापने के लिए एक्सरे लिए और उनके पैरों के तलवों को स्कैन किया। फिर उन्होंने हर छिपकली को ठीक उसी जगह पर वापस भेजा जहां उन्होंने उसे पाया था। अब उनके पास नई आबादी का बेसलाइन डेटा था। 1 साल बाद वे वापस आए। ठीक है, मुझे लगता है कि वह हमसे चूक गए। और पता चला कि छिपकली का औसत पैर सिर्फ 2 पीढ़ियों में छोटा हो गया था। इस तरह के एडाप्टेशन यह बताते हैं कि अलग अलग बॉडी टाइप कैसे विकसित होते हैं, लेकिन वे यह नहीं बताते कि नई एनोल स्पीशीज कैसे पैदा होती हैं। यह दूसरे गुणों में बदलाव हैं जो स्पीशीज बनने में अहम भूमिका निभाते हैं। जानवरों के 2 ग्रुप को अलग स्पीशीज तब कहा जाता है जब एक ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप के लोगों के साथ मेटिंग और बच्चे पैदा नहीं करते। तो किसी आबादी को नई स्पीशीज बनने के लिए किसी चीज को उसके सदस्यों को करीबी तौर पर जुड़ी हुई आबादी के सदस्यों के साथ ब्रीडिंग करने से रोकना पड़ता है। इसे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहते हैं। एक तरीका जिससे कोई स्पीशीज 2 हिस्सों में बंट सकती है वह है आबादी का ज्योग्राफिकली अलग होना। कई पीढ़ियों में वे अपने अपने हैबिटेट में इतने बदलाव कर सकते हैं कि अगर वे दोबारा एक साथ आते हैं तो वे मेटिंग नहीं करते। तो किस तरह के बदलाव एनोल्स को मेटिंग करने से रोकते हैं? एनोल्स के गले के नीचे स्किन का एक फ्लैप होता है जिसे ड्यूलैप कहते हैं, जिसे नर मादाओं को अट्रैक्ट करने के लिए दिखाते हैं। और हैरानी की बात है कि एक ही एरिया में हर स्पीशीज का ड्यूलैप अलग होता है। तो ड्यूलैप में बदलाव नई एनोल स्पीशीज के बनने में एक जरूरी कदम है। अगर किसी वजह से ये दोनों पॉपुलेशन एक साथ आ जाती हैं, तो मादाएं नर को एक ही स्पीशीज का सदस्य नहीं मानेंगी। वे मेटिंग नहीं करेंगी। वे रिप्रोडक्टिवली अलग थलग हो जाएंगी। एक बार नई स्पीशीज बन जाने के बाद कंपटीशन अलग अलग बॉडी टाइप के इवोल्यूशन को बढ़ावा देता है। एक ही एरिया में रहने वाली स्पीशीज रिसोर्स के लिए कंपटीशन करती हैं। लेकिन अगर एक स्पीशीज के सदस्य दूसरी हैबिटेट में चले जाते हैं तो वे ऐसे रिसोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो दूसरी स्पीशीज के पास नहीं हैं। कई जेनरेशन में नेचुरल सिलेक्शन उन ट्रेट्स को फेवर करता है जो स्पीशीज को अलग अलग हैबिटेट में रहने में मदद करते हैं। इस प्रोसेस की वजह से वे बॉडी टाइप बने हैं जो हम प्यूर्टो रिको में देखते हैं। और सिर्फ वही नहीं, कैरिबियन के 4 सबसे बड़े आइलैंड प्यूर्टो रिको, जमैका, क्यूबा और हिस्पानियोला में से हर एक पर हमें एक जैसी दिखने वाली छिपकलियों का एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। हर आइलैंड पर लंबी पूंछ वाली पतली घास की झाड़ी वाली एनोल्स, लंबे पैरों वाली ट्रंक वाली ग्राउंड एनोल्स, छोटी टांगों वाली टहनी वाली एनोल्स और बड़े पैर के पैड वाली कैनोपी एनोल्स होती हैं। हर आइलैंड पर एक जैसे बॉडी टाइप कैसे आए? क्या हर बॉडी टाइप एक बार इवॉल्व हुआ और फिर दूसरे आइलैंड्स में फैल गया, या हर टाइप हर आइलैंड पर अलग अलग इवॉल्व हुआ? यह पता लगाने के लिए जोनाथन और उनके साथियों ने हर आइलैंड के एनोल्स के डीएनए को सीक्वेंस किया।
उन्होंने कई स्पीशीज के डीएनए के एक जैसे हिस्से की जांच की ताकि उनके इवोल्यूशनरी रिश्तों का पता चल सके। यह पता लगाने के बाद कि कौन सी दो स्पीशीज सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार हैं, उन्होंने उन्हें एक नोड के साथ जोड़ा जो एक कॉमन पूर्वज को दिखाता है। फिर उन्होंने इन्हें अगली सबसे करीबी रिश्तेदार से जोड़ा। जब तक सभी छिपकलियां एक फाइलोजेनेटिक ट्री में एक साथ नहीं आ गईं, डीएनए ने इससे मिलता जुलता एक पैटर्न दिखाया। हर आइलैंड पर छिपकलियां अलग अलग आइलैंड्स पर एक जैसी दिखने वाली छिपकलियों की तुलना में एक दूसरे से ज्यादा करीबी रिश्तेदार होती हैं। इसका मतलब है कि आम तौर पर हर आइलैंड पर एक ही तरह की छिपकलियां अलग अलग तरह से इवॉल्व हुई हैं। इसके अलावा हर आइलैंड पर एनोल्स द्वारा हैबिटेट्स का बार बार भरना यह दिखाता है कि हमारे ग्रह पर इतनी सारी स्पीशीज क्यों हैं, और हर हैबिटेट जिंदा रहने के कई तरीके देता है। सेरेंगेटी में ज़ेब्रा सबसे ऊंची, सबसे मोटी घास खाते हैं। वाइल्ड बीस्ट मीडियम हाइट घास खाते हैं और थॉम्पसन के गजेल सबसे छोटे होते हैं। गैलापागोस में कुछ फिंच ज्यादातर जमीन पर बीज खाते हैं और दूसरे पेड़ों में कीड़े खाते हैं।